नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य अबकी बार रेलवे की नौकरी पक्की, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट क्लास स्पेशल स्पेशल इंडियन पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट क्लास हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जैसे थंबनेल पर लिखा है कि यूट्यूब पर पहली बार सरल भाषा और शब्दों में इस क्लास का संचालन होने वाला है। तो ये सीरीज हमारी काफ़ी चलने वाली है और इस सब्जेक्ट को हम स्पेशल आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने देखिए, ये जो क्लास है, ऐसे नहीं है कि केवल ये रेलवे के लिए है। देखिए, रेलवे के साथ साथ जितने भी अन्य कंपटीशन है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो या यूपी पैट हो, जहाँ पर भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं और उसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो ये कोई क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये चैनल जब भी आपके लिए कोई क्लास लेके आता है या आपके लिए जो तैयारी करा रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ठीक है, देखिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है राज्य व्यवस्था, यानी हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी। तो हम अपनी क्लास को, जो क्वेश्चंस क्लास है, उसे स्टार्ट करने से पहले हमें जो है, जो राज्य व्यवस्था है उसकी परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये राज्य व्यवस्था कहते किसे हैं। तो हमें उसकी जो परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें उसकी परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा पेन ले लेते हैं। देखिए, ये जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, तभी हम अपनी क्लास को विस्तारित रूप से शुरू करेंगे। तो देखिए, हमें ये समझना है कि जो पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था है, ये क्या होता है। तो इसका जो आशय एक ऐसे समाज से है, समझना है आपको, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीति संरचना, ध्यान देना है, जिसकी राजनीति संरचना यानी कि इसका जो अ, जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो व्यवस्थित है। ठीक है, इसका आशय एक ऐसे समाज से है, एक ऐसी सोसाइटी से है जिसकी राजनीति संरचना व्यवस्थित है। ठीक है, ये ध्यान देना है, किसे? राज्य व्यवस्था। ठीक है, पॉलिटी। आगे क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। लोकतांत्रिक का मतलब समझते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था है कौन? भारत। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ये हम सब आगे आपको क्लास में पढ़ाते चलेंगे, एक एक शब्द को बताते चलेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। ठीक है, देखिए हम आपको एक और जो परिभाषा के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस ओर देखिए कि राज्य व्यवस्था का क्या मतलब है, कि राज्य व्यवस्था का क्या मतलब है। तो राज्य व्यवस्था जो है, एज किसी देश में संविधान को लागू करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, राज्य व्यवस्था का मतलब है किसी देश में संविधान को लागू करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, समझ गए इस बात को कि राज्य की व्यवस्था किसी देश में संविधान को लागू करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। शायद आपको ये बात यहाँ से अब क्लियर हो गई होगी कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट बिंदु को पे और निगाह डाल लीजिए कि जो संविधान है, संविधान किसे कहते हैं, थोड़ा इसे भी देख लीजिए। संविधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए बनाए गए नियम, कानून, परंपराओं का समूह होता है। एक बार फिर देखें, संविधान क्या होता है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट ही पॉलिटी है, जो हमारा सब्जेक्ट ही राज्य व्यवस्था है, तो हमें उसकी थोड़ी सी बुनियाद यानी नींव को मजबूत करने के लिए उसके जो मेन शब्द हैं और जो मेन पॉइंट हैं उन पे हमें पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। तो हमने ये सब कुछ देख लिया कि राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, किसी देश में संविधान को लागू करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है कि संविधान क्या है, क्योंकि हमें संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, अब हमने देखा कि संविधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए बनाए गए नियम, कानून और परंपराओं का समूह ही संविधान कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि राज्य व्यवस्था
देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा तय करती है। हमें सिर्फ यहाँ तक इस बात को समझना था कि राज्य व्यवस्था देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा तय करती है। तो हमने देख लिया कि राज्य व्यवस्था क्या है और संविधान क्या है। हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही चर्चा करनी थी। ये हमारे दिमाग में यानी हमारे माइंड में एक इसकी इमेज बन गई कि राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी क्या होता है और जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, इन दोनों चीज को हम समझ गए। अब हम अपनी क्लास को अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको एक बेहतर और जिम्मेदारी के साथ आपको तैयारी कराने वाला है। तो आप जुड़िए, हमारी और भी वीडियो और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो या रेलवे के जितने भी PYQ हैं उन सभी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। कृपया आप हमारे चैनल पर जाएं और विजिट करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए दोस्तों, आज हम अपनी जो पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास। ठीक है, भारतीय संवैधानिक विकास आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो देखिए देखिए दोस्तों, ये आपको एक कंप्लीट और ऑथेंटिक सोर्स के साथ साथ आपको तैयारी कराई जा रही है। अगर दोस्तों देखिए आपने पहले से कहीं पॉलिटी की क्लास पढ़ रखी है तो देखिए आप बस क्या करना है कि आपको अपने कान में ईयरफोन लगानी है और वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी को अच्छा करने के साथ साथ आपको इस वीडियो की स्पीड को दुगना कर लेना है। और आपको अगर आपने पढ़ रखा है तो बस आपको क्या करना है कि आपको एक थोड़ा सा अपना फास्ट तरीके से अपना रिवीजन करें। अगर आपने कहीं से पहले नहीं पढ़ रखा तो आप इस किताब को के जो क्लासेज हैं जो इसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसे आप पढ़ना है। तो ठीक है, देखिए पहला आज का क्वेश्चन क्या है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के, ध्यान देना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे हम सभी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप एक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन पर ज़्यादा एक्सप्लेन करना है या कम करना है। जो भी आप अपना सुझाव भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और देखिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल से नहीं जुड़े, मैं देखिए मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, तो आप जुड़ जाइए क्योंकि आपकी यहाँ पर बेहतर तैयारी होने वाली है GK GS की सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान देना है और कंटेंट को समझना है कि ये कंटेंट है कितनी वैल्यू का। ठीक है, चलिए देखिए, भारत के जो संवैधानिक विकास को 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना, जो भारत का संविधान से रिलेटेड जो विकास हुआ उस विकास को हम 2 चरणों में यानी 2 स्टेप में विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला कौन सा था। अब हम देखते हैं कि संवैधानिक विकास हमारा स्टार्ट कब से हुआ। तो जो 1773 एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, वैसे तो उससे पहले 1757 की एक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, तो उससे तो नहीं, पर उसके बाद एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो एक्ट एक पारित किया था उसने। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 में। ठीक है, तो 1773 से लेकर 1858 का एक टाइम पीरियड था। तो उस टाइम पीरियड को जो क्या कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे उन अधिनियम को समय समय पर चार्टर एक्ट कहते थे। ठीक है, तो पहला चार्टर एक्ट कब हुआ? तो 1773 में पारित किया गया। इस चार्टर एक्ट को ही क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। तो पहला जो खंड था वो 1773 से लेकर 1858 तक चला। तो इसका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम होते थे तो इनका जो टाइम पीरियड रहा वो लगभग 85 वर्ष का। कितना? लगभग 85 वर्ष का रहा। ठीक है, तो इस कंपनी के अधीन जो अधिनियम आते थे वो लगभग 85 वर्ष का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, भारतीय संवैधानिक विकास का। अब दूसरा चरण स्टार्ट होता है। तो दूसरा चरण किसके अंतर्गत स्टार्ट होता है? तो क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम। ये कब से चालू हुआ? तो 1858 से लेकर 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये जो है क्राउन के अंतर्गत अधिनियम पारित होते थे। ये कितना लंबा टाइम पीरियड था? तो ये जो है लगभग 89 वर्ष का, लगभग 89 वर्ष का समय था। ठीक है, तो ये संवैधानिक विकास 2 चरणों में होता है। तो हमने इन दोनों चरणों पर चर्चा कर ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित हुआ। तो ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था, इसके तहत ही जो कंपनी था वो इसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल में शासन करती थी। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो बंगाल का जो गवर्नर को
बंगाल में पहले क्या होता था, पहले बंगाल में जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, उससे पहले बंगाल में गवर्नर पद हुआ करता था। और जब ये एक्ट आया तो उसके बाद बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बना। किसके बाद? रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद। तो इसी प्रकार इसी क्रम में बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपको देखिए, हम इसे आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, जब से हमारे देश का संवैधानिक विकास हुआ तब से हम इस पॉलिटी की क्लास को आपको स्टार्ट करा रहे हैं। इसे आप क्रम वाइज पढ़िए, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चलेंगे तो आपको एक रुचि पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप एक सीरियल वाइज घटनाक्रम को देख रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे बस आपको सब बातें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर कोई फैक्ट इन क्वेश्चन से संबंधित रह जाता है तो आपको देखिए धीरे धीरे आगे सब फैक्ट पर क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है कि जो ये तो हो गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल कौन बना प्रथम? वारेन हेस्टिंग। आगे देखिए कि कलकत्ता कहाँ है? बंगाल में तो है। ठीक है, तो में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की 1774 में। ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको बार बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार अपना कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी है और फिर किसी भी एग्जाम को बढ़िया से निकाल देना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, जो 1700 जो रेगुलेटिंग एक्ट था कौन सा? 1773। इसके तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और की गई थी 1774 में। ठीक है, फिर एक बार सुनो इसे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसके अकॉर्डिंग ही 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये सब डाउट क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, तो वो कौन थे आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको रट्टा नहीं मानना, आपको एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। अगर आपको ज़्यादा भी नहीं तो आपको बस इम्पे करके रखोगे तो 99% विकल्प में इम्पे और कोई नहीं होगा, सर एलिजाह इम्पे ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अगर कोई भी कीवर्ड है, कोई भी शब्द है, अगर आपको पूरा नहीं है तो उसका कुछ आधा भी अगर आप रिलेट कर जाएंगे तो जहां तक मैं मानता हूं कि आप जो ऑप्शन होते हैं उनमें इस चीज़ को सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से सर एलिजाह भी ना याद रहे, अगर आप इम्पे भी कर लेंगे तो भी क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार, देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। कब किया गया ये हमें देखना है। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम जो इसके पास इनके जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो विधि बनाने का प्राधिकार नहीं था वो उसे कब प्राप्त हुआ? तो 1781 में एक एक्ट आया। उस एक्ट का क्या नाम था? तो उस एक्ट का जो नाम था, उस एक्ट का नाम था 1781 के के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के तहत जो वहाँ का जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो इसे प्रदान हुआ। कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। कहाँ का कानून? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है, जैसे यूपीएससी और यूपी पीसीएस, इन किसी भी स्टेट के पीसीएस की, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध। यानी जो कर्मचारी थे कंपनी के, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वो कंपनी है जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ये वही कंपनी है जो भारत में एक व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, क्योंकि इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो कंपनी है पूर्वी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ठीक है, तो इसके जितने भी कर्मचारी थे उन्हें उपहार नहीं दिया जाएगा। पहले उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे, अब उन्हें गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। किसके तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंपनी के द्वारा राजनीति मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का प्रारंभ कब हुआ? तो वो जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ उसके तहत प्रारंभ किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कहेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है कि जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया, और वो किसके तहत किया गया? तो संशोधन अधिनियम 1786 के तहत
इसके तहत जो है जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे कि जो 1786 अधिनियम का संबंध किससे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। आपको इस क्वेश्चन संबंधित मैं फैक्ट बताने चाहूँगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही गवर्नर जनरल बनेगा जिसने कहा था कि भारत का प्रति एक नागरिक भ्रष्ट है। ठीक है, ये वही गवर्नर, क्योंकि यहाँ पर ये एक अधिकारी बन के आया था कंपनी का और बाद में ये गवर्नर जनरल तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, इसके समय में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसके समय में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इसके समय में स्थायी बंदोबस्त आया था। ठीक है, और इसने जो और भी ये एक बार भारत से चला भी गया था और फिर वापस भारत में आया। आखिरकार भारत के उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में इसकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए जो कंपनी का जो चार्टर एक्ट आता था वो हर 20 वर्ष में रिन्यू होता था। यानी कि अगर जैसे पहला चार्टर एक्ट कब आया तो 1773 में आया, तो 1773 में जो एक्ट आया उसके बाद जो एक्ट आया वो 1793 का चार्टर एक्ट आया। ठीक है, उसके द्वारा ही कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो जो कंपनी को इन 20 वर्षों में क्या क्या कार्य करने हैं वो जो चार्टर एक्ट पारित होता था उसके अकॉर्डिंग ही आने वाले 20 वर्षों में वो कार्य किए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अब तक क्या था कि 1793 तक जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो केवल बंगाल तक के ही मामलों को देखता था। अब क्या है, जो 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल जो मुंबई और मद्रास के क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में ले लिया। अब वो वहां का भी कार्य देखने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। क्या है कि जो लिखा है कि यहाँ पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर, देखिए अभी तक भारतीयों की शिक्षा पर कोई खर्च नहीं होता था और यहाँ पर क्या हुआ कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कब किया गया? तो वो एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। यानी कंपनी का जो 1813 का चार्टर एक्ट आया उसमें कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर इस एक्ट के तहत ही ये बात कही गई कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाए। ठीक है, भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। अब इसका भारत में कोई व्यापारिक अधिकार ना रहे, बस इसके कुछ अधिकार बचे थे, बाकी काफ़ी अधिकार यहाँ पर समाप्त कर दिए गए। ठीक है, चलिए अब देखिए कंपनी के तो अधिकार यहाँ समाप्त हो जाते हैं, तो अब अधिकार किसके शुरू हो जाते हैं ये भी हम देखते हैं। तो इसी एक्ट के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। देखिए कंपनी का तो अधिकार यहाँ समाप्त हो गया, अब कंपनी का अधिकार समाप्त हुआ तो किसे अधिकार मिला? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई और किसके तहत दी गई? 1813 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर परीक्षा में जहाँ से भी भारतीय संवैधानिक विकास हो क्वेश्चन उठाता है इस क्वेश्चन को नॉर्मल उठा ही लेता है, चाहे वो बड़ी लेवल की परीक्षा हो या छोटे लेवल की। आप देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। तो क्या है, क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, बस आपको ये ध्यान देना है कि वो भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है या बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ रहा है। अगर वो भारत का गवर्नर जनरल पूछता है तो वहाँ आपको क्या बताना है? लॉर्ड विलियम वेंटिंग बताना है। ठीक है, अगर आपको ये पूछ लेता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वहाँ वारेन हेस्टिंग बता देना है। ये दोनों बात में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो एक्ट कौन सा था? 1833 का एक्ट। जैसे हमने बताया था कि जो कंपनी था, कंपनी का जो एक्ट है हर 20 साल बाद आता था। चार्टर एक्ट कब आता था? हर 20 साल। जैसे 1773 से शुरू हुआ, 20 साल बाद 1793 में, फिर 20 साल बाद 1813 में, फिर 20 साल बाद 1833 में, फिर 20 साल बाद 1853 में।
ठीक है। इस तरीके से कंपनी का चार्टर एक्ट आता था और 20 साल बाद वो रिन्यू होता था और 20 साल तक के लिए क्या क्या कार्य करने होते हैं वो उसके एक्ट में सब कुछ होता था, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, किस एक्ट के तहत बना, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो प्रशासन है, भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण व गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का जो अधिकार मिला, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही मिला। यानी कि अब भारतीयों को कुछ कुछ अधिकार मिलने शुरू हो गए, क्योंकि अब जब देखते हैं कि भारतीयों की शिक्षा पर भी 1 लाख रुपए खर्च होने लगे, कौन से तहत, 1813 के तहत। और फिर यहाँ आगे देखा है कि तो जो भारतीय हैं, भारतीयों को प्रशासनिक केंद्रीकरण, गवर्नर जनरल परिषद में कानून बनाने का अधिकार भी यहाँ मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या है देखिए क्वेश्चन कि भारत में 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया। देखिए अब तक हमारे यहाँ विधि आयोग का भी गठन नहीं था, ठीक है। और हमारे यहाँ पर 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और किसके तहत किया गया, तो वो एक्ट था किसका, कंपनी का चार्टर एक्ट था, कौन सा, 1833। उसके तहत ही भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप इसे कंटिन्यू तरीके से पढ़ेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे रिलेट कर रहा है कि अभी हमने देखा कि भारतीयों को प्रशासन कानून बनाने का अधिकार मिला 1833 के तहत। फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, 1834 में विधि आयोग बन गया। अब आयोग तो बना, उस आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा ये भी हमें देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन से कि प्रथम विधि आयोग नियुक्त तो हुआ परंतु उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया ये लॉर्ड मैकाले को किया गया। ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत में कई सुधार भी किए और कई कामों के लिए जाने जाते हैं। कौन, लॉर्ड मैकाले। कैसे, तो हमने बताया कि जो विधि आयोग बना 1834 में एक्ट 1833 के तहत, और उसमें जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकाले को बनाए गए। लॉर्ड मैकाले कौन थे, वो इंग्लैंड के एक वकील थे, ठीक है। अब इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चंस और हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता या जनक किसे माना जाता है, यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसकी देन है, तो वो लॉर्ड मैकाले की ही देन है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया कब किया गया, तो 1843 में किया गया। और किसने किया, एलन बरो ने। किसके तहत किया, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। देखिए जैसे भी हमने बताया था कि जो चार्टर एक्ट आता था वो हर 20 वर्ष के लिए काम करता था। जैसे कि 1833 में आया तो वो 1853 तक की जितने भी कानून होंगे उन वो सब चार्टर एक्ट के तहत ही होते थे। जैसे कि यहाँ जब 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया तो कौन से कानून के तहत किया गया, तो चार्टर एक्ट एक कानून था, उसके 1833 उसके तहत ही दास प्रथा को समाप्त किया गया। किसके माध्यम से किया गया, वो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, एलन बरो थे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपसे वादा करा था कि जब हम अपनी क्लास सब्जेक्ट वाइज चला रहे हैं, और क्योंकि हम पहले हमारी सीरीज चल रही है रेलवे की PYQ की, तो वहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस को जो कम उसके फैक्ट पे चर्चा करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। हमने आपसे कहा था कि जब हम सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़ाते हैं तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उससे संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं सभी पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि उस क्वेश्चन से संबंधित बच्चे को कोई डाउट ना रहे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आपको हमारी क्लास ये कैसी लगती है। ये आज हमारी पहली क्लास थी और ये क्लास आगे ऐसी चलती रहेंगी अपने कंप्लीट सिलेबस तक, जब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ये क्लास एक के बाद आती रहेंगी। तो दोस्तों आप सीरीज में बने रहें। देखिए ये सभी परीक्षाओं के लिए हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए हो। जहाँ पर भी GK GS क्लास से संबंधित, पॉलिटी क्लास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ से जरूर आने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। हमें अपना सुझाव जरूर भेजें, हम आपके सुझाव को इंतजार करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।